अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। यानी अगर किसी मीडियम के अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर रहे हैं तो उस मीडियम के अंदर रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असर अंदाज होते हैं। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस मीडियम के अंदर एंजाइम एक्शन की स्पीड को मुतासर कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो बच्चे ये जो फैक्टर्स हैं आप ध्यान में रखिएगा कि बहुत तमाम फैक्टर्स जो एंजाइम की शेप को तब्दील करते हैं उसके रेट ऑफ एक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। अगर किसी मीडियम में रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करना हो तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि उस मीडियम के अंदर पर यूनिट टाइम में कितनी अमाउंट में सबस्ट्रेट कंज्यूम हो रहे हैं। यानी किसी फिक्स टाइम के अंदर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो कंज्यूम हो रही होती है अगर उसकी कैलकुलेशन कर दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम किया जा सकता है। दूसरा तरीका बच्चे ये होता है कि उसी मीडियम के अंदर पर यूनिट टाइम में कितनी मिकदार में प्रोडक्ट बन रही होती है। बच्चे इस हवाले से अगर फैक्टर्स देखें तो चार फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। जो पहला पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। कि किसी मीडियम के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। आप लोगों के सामने बच्चे एक ग्राफ मौजूद है जो रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है। बच्चे ये जो टेम्परेचर है ये बेसिकली मीडियम के अंदर करता क्या है। टेम्परेचर हमेशा मीडियम के अंदर काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करता है। अगर किसी मीडियम के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वहां पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मूवमेंट के अंदर इजाफा हो जाता है। और मॉलिक्यूल्स कौन से, सबस्ट्रेट और एंजाइम। इन सबस्ट्रेट और एंजाइम के आपस में कोलिजन के चांसेस इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे सबस्ट्रेट और एंजाइम में कोलिजन यानी टकराव बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी के साथ ही इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चे टेम्परेचर के हवाले से अगर हम देखें तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। यानी अगर किसी मीडियम के अंदर देखें टेम्परेचर लो है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी के कम होने से मूवमेंट भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी लो होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफे से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डबल हो जाएगा। और बच्चों यही सिलसिला चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा। बच्चे वो टेम्परेचर जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। अगर बच्चे इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को हम लो करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और यह टेम्परेचर लो करते करते जब बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंचेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इसके नजदीक तरीन टेम्परेचर पहुंचेगा तो तब उस वक्त सिचुएशन ये होगी कि एंजाइम मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव हो जाते हैं। जब एंजाइम मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन वहां पर एंड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो जो इनएक्टिव एंजाइम होता है वो एक्टिव हो जाता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। अगर बच्चे ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को मजीद इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन के इंक्रीज होने की बजाय उल्टा इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। वो कमी क्यों आती है बच्चे? उसकी रीजन ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना हीट भी बढ़ेगी और हीट के बढ़ने से एंजाइम के अंदर जो टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में
और रोल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, और हाइड्रोजन बॉन्ड सेंसिटिव होते हैं तो टेम्परेचर, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, एंजाइम के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होगी वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है, अनफोल्डिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे अनफोल्डिंग होती जाएगी तो उसी हिसाब से जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती हैं वहां पर अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है, और अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट के चेंज होने से सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाते, रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। और बच्चों अगर ये सिलसिला मजीद आगे की तरफ लेकर जाए, टेम्परेचर और आगे की तरफ बढ़ाएं, तो बजाय इस चीज के टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन उल्टा कम होना शुरू हो जाता है, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब उस एंजाइम के अंदर हाई टेम्परेचर पर तमाम हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ऐसी स्टेज में बच्चे हम कहते हैं कि एंजाइम काम करना मुकम्मल बंद कर देते हैं, एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। जब एक बार एंजाइम डी नेचर हो जाएगा तो तब वह एंजाइम बच्चों फिर दोबारा कभी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं कर पाएगा। डी नेचर एंजाइम कभी भी दोबारा से वर्क नहीं करेगा, जबकि इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं वो एक्टिव हो सकते हैं, डी नेचर एंजाइम एक्टिव नहीं हो सकते। बच्चे वो टेम्परेचर जहां एंजाइम इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं मिनिमम टेम्परेचर कहलाता है, और वो टेम्परेचर जहां पर एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाता है, और वो टेम्परेचर जहां पर एंजाइम अपना मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। बच्चे जो दूसरा फैक्टर है वो है पीएच, यानी जिस मीडियम के अंदर एंजाइम अपना काम कर रहे होते हैं अगर उसमें पीएच के अंदर कोई तब्दीली आ जाए तो उस तब्दीली का इफेक्ट एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पर कैसे होगा। देखिए बच्चे हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वो ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर काम करने वाले एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बच्चे अगर हम पीएच को देखें तो पीएच वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन, यानी अगर ओरल कैविटी देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जहां पर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एंजाइम अपना काम करते हैं, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसकी पीएच और होती है, जो स्टोमिक है वहां पर पीएच और होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर पीएच और होती है, तो ऑर्गन टू ऑर्गन पीएच की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। लिहाजा बच्चों एक एक ऑर्गन के अंदर जो जो एंजाइम काम करते हैं उनमें जो पीएच की वैल्यू होती है ऑप्टिमम वो वेरी करती है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो लो पीएच के ऊपर काम करते हैं, कुछ एंजाइम न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं, कुछ एंजाइम हाई पीएच के ऊपर काम करते हैं, और पीएच की जो रेंज होती है जहां पर एंजाइम अपना काम कर रहे होते हैं दैट इज वेरी नैरो, बहुत ही नैरो रेंज के अंदर एंजाइम अपना काम करते हैं। उसकी एग्जांपल बच्चे आप पेप्सिन की देख लें, पेप्सिन एंजाइम हमेशा स्टोमिक के अंदर 1 से लेकर 1.5 पीएच रेंज के अंदर काम करते हैं। इसके मुकाबले में जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है ये ऑलमोस्ट 6 पीएच के ऊपर काम करते हैं, तो ये 6 पीएच जो है ये ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है सलाइवरी अमाइलेज की, और 1 से लेकर 2 पीएच या 1.5 से लेकर 2 पीएच ये वो वैल्यू है जहां पर पेप्सिन एंजाइम अपना वर्क बेस्ट करते हैं। अगर हम अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम को देखें तो इसकी जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 9 होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आर्गन की पीएच वैल्यू चेंज होती है तो वहां पर एंजाइम जो काम करते हैं उनकी ऑप्टिमम पीएच वैल्यू भी चेंज होती है। अगर बच्चे कोई एंजाइम ऐसा हो कि जिसकी पीएच की वैल्यू को चेंज कर दें तो उससे एंजाइम की जो एफिशिएंसी होगी उसके ऊपर इफेक्ट होगा। अगर हम पीएच की वैल्यू जो कि नैरो पीएच होती है, नैरो पीएच की रेंज होती है, अगर उसमें स्लाइट चेंज कर दें, थोड़ी सी तब्दीली कर दें तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा।
एंजाइम के अंदर बच्चे जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके ऊपर चार्ज ग्रुप मौजूद होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। तो उन चार्ज ग्रुप के अंदर चेंज आ जाती है और एंजाइम टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाते हैं। और फिर पीएच मुनासिब करने से, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू प्रोवाइड करने से वो एंजाइम दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीम चेंज करते हैं, बेशक लोअर सेट पर पीएच बहुत ज्यादा करते हैं या पीएच का लेवल हाई कर दें, तो बच्चों इस तरह की जो एक्सट्रीम चेंजेस होती हैं, ऐसी सिचुएशन में एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। वजह उसकी क्या है कि एंजाइम के अंदर जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ये क्वाटरनरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। जब आयनिक बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्वाटरनरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो एंजाइम डीनेचर होगा। और जब एंजाइम एक बार डीनेचर हो जाएगा तो बच्चों फिर वो कभी भी दोबारा एक्टिव नहीं होगा। सेम कंडीशन बच्चे जैसे पेप्सिन की अभी मैंने आप लोगों को बताई है, सलाइवरी अमाइलेज के अंदर भी मौजूद होती है और बाकी बॉडी के अंदर काम करने वाले जो एंजाइम हैं उनके ऊपर भी यही रूल अप्लाई होता है। बच्चे हम कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं एंजाइम की, और उन एंजाइम की जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो भी देख लेते हैं। बच्चे जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सट्रीम चेंजेस के ऊपर एंजाइम के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें आयोनाइजेशन हो जाती है और वह डीनेचर हो जाते हैं। जब तक एंजाइम ऑप्टिमम पीएच वैल्यू में काम करते रहेंगे वो डीनेचर नहीं होंगे। अब बच्चे पेप्सिन एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है वो 1.5 से 2 के दरमियान होती है। सक्रेज की ऑप्टिमम पीएच वैल्यू 4.5 है, इनवर्टेज की 4.5, गैस्ट्रिक लाइपेज 4 to 5, लाइपेज 4.7, amylase enzyme 4.6 to 5.2, enterokinase 5.5, maltase 6.1 to 6.8 और सलाइवरी अमाइलेज की ऑप्टिमम पीएच वैल्यू 6.8, पैंक्रियाटिक अमाइलेज की 6.7 to 7, यूरिएज एंजाइम की 7 है और कैटालेज एंजाइम 7 to 7.60, काइमोट्रिप्सिन 7 to 8 होती है और ट्रिप्सिन की 7.8 से 8.7, पैंक्रियाटिक लाइपेज की 8 to 9 होती है, आर्जिनेज की पीएच वैल्यू 9.7 होती है। हमारी बॉडी के अंदर बच्चे मोस्टली जो एंजाइम हैं वो पीएच 6 और 8 के दरमियान में बेस्ट काम करते हैं। अलबत्ता वो एंजाइम जो लो पीएच के ऊपर या हाई पीएच के ऊपर काम करते हैं उनकी तादाद बॉडी के अंदर काम होती है। एक और फैक्टर बच्चे स्टडी करते हैं वो है एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी अगर किसी मीडियम के अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड है, एंजाइम की कंसंट्रेशन थोड़ी है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे उस मीडियम में अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि उस मीडियम के अंदर टेम्परेचर और पीएच की वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाता है। अगर उस मीडियम के अंदर जस्ट सिंगल एंजाइम मौजूद होगा तो बच्चों वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तेजी के साथ कन्वर्ट करता जाएगा, लेकिन टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। और अगर उसी मीडियम में एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम की ज्यादा से ज्यादा एक्टिव साइट अवेलेबल होती जाएंगी और सबस्ट्रेट उन एक्टिव साइट के साथ अटैच होते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज करते जाएंगे। और बच्चों ये सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो जाती है। उसके बाद अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में मजीद इजाफा नहीं होगा। फोर्थ और लास्ट फैक्टर को देखते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। दीज आर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और बच्चों ये एंजाइम कंसंट्रेशन वाला जो फैक्टर है उसके बिल्कुल रिवर्स ये प्रोसीजर होता है कि अगर किसी मीडियम के अंदर एंजाइम की कंसंट्रेशन हाई लेवल के ऊपर मौजूद है, अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अगर एंजाइम मौजूद हैं और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जाएंगे, एक्टिव साइट एंजाइम की सबस्ट्रेट से ऑक्युपाई होती जाएंगी
और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी बच्चे ये चीज लाजमी देखनी है, उस मीडियम के अंदर टेम्परेचर और पीएच की जो वैल्यू है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब उस मीडियम के अंदर एंजाइम की सारी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ फिल हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन बच्चों हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, कि एंजाइम की एक्टिव साइट अब सैचुरेट हो चुकी है, मजीद कोई एंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। ऐसी कंडीशन में बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा उस मीडियम के अंदर। अगर बच्चे मजीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इजाफा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, एक ही लेवल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जारी रहेगा।